अस्सलाम वालेकुम। ये लिम्फाइड ऑर्गन सीरीज़ की फ़र्स्ट वीडियो है। इसमें हम जनरली डिस्कस करेंगे कि लिम्फाइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होंगी उनमें हम एक एक करके सब लिम्फाइड ऑर्गन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिम्फाइड ऑर्गन्स की क्लासिफिकेशन किस बेस के ऊपर होती है। इसके बाद आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि लिम्फाइड ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो लिम्फाइड ऑर्गन की क्लासिफिकेशन लिम्फोसाइट्स की 3 स्टेजेस की बेस के ऊपर होती है। आप लोगों को पता है कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो 2 तरह के सेल होते हैं, एक को हम कहते हैं टी सेल्स और एक को हम कहते हैं बी सेल्स। तो इन लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन या डेवलपमेंट स्टेज, इसके बाद मैचुरेशन स्टेज और इसके बाद एक्टिवेशन स्टेज की बेस के ऊपर हम लिम्फाइड ऑर्गन्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। और ये जो लिम्फाइड ऑर्गन्स होते हैं उनको हम कुछ इस तरह से क्लासिफाई करेंगे कि फर्स्ट जो टाइप होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन। इसके बाद जो सेकंड टाइप होती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन, और इसके बाद एक तीसरी भी टाइप होती है जिसको हम कहते हैं टर्शरी लिम्फाइड ऑर्गन। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि लिम्फोसाइट्स की हम इन 3 स्टेज की बेस के ऊपर लिम्फाइड ऑर्गन की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स कौन से होते हैं? ये ऐसे ऑर्गन होते हैं जहाँ पे लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन या डेवलपमेंट होती है और उसके साथ साथ मैचुरेशन भी होती है। ठीक है, तो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन कौन से हो गए? जिसमें लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन होगी और साथ में मैचुरेशन भी होगी। इसके बाद सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन कौन से होते हैं? ये ऐसे ऑर्गन होते हैं जहाँ पे लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन होती है। और टर्शरी लिम्फाइड ऑर्गन कौन से होते हैं? ये ऐसे लिम्फाइड ऑर्गन होते हैं कि जब कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है तब वहाँ पे लिम्फाइड ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं टर्शरी लिम्फाइड ऑर्गन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया कि प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन कौन से होंगे? जहाँ पे लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन और मैचुरेशन होगी। सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन कौन से होंगे? जहाँ पे लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन होगी। और टर्शरी कौन से होंगे? कि जब क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है तब वहाँ पे जो लिम्फाइड ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं उसको हम कहते हैं, या लिम्फाइड टिश्यू डेवलप हो जाते हैं उनको हम कहते हैं टर्शरी लिम्फाइड ऑर्गन्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन कौन से होते हैं। तो ये 2 होते हैं, एक को हम कहते हैं बोन मैरो और जो दूसरा होता है प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन उसको हम कहते हैं थाइमस। अब हम देखेंगे कि इनका क्या रोल होता है लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन और मैचुरेशन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बोन मैरो का क्या रोल होगा टी लिम्फोसाइट्स की या बी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन और मैचुरेशन में। तो बोन मैरो ज़्यादातर लॉन्ग बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे देखें कि बोन है और इसके अंदर ये जो रेड एरिया आप लोगों को नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं बोन मैरो। और इस बोन मैरो के अंदर डिफरेंट प्रिकर्सर सेल्स की प्रोडक्शन हो रही होती है, जिससे क्या होता है डिफरेंट टाइप्स के WBCs प्रोड्यूस होते हैं। और इनमें जो कॉमन प्रिकर्सर होता है उसको हम कहते हैं हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। ये जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं इनसे 2 तरह की लीनिएज की प्रोडक्शन होती है, एक को हम कहते हैं माइलोसाइट्स और एक को हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। तो क्योंकि हम लिम्फाइड ऑर्गन पढ़ रहे हैं तो हमारा कंसर्न लिम्फोसाइट्स के साथ होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बी सेल्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन और मैचुरेशन इन प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन में किस तरह से होती है। तो जो बी सेल्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? बोन मैरो के अंदर होती है। और इसके बाद जो मैचुरेशन है वो भी कहाँ पे होती है? बोन मैरो के अंदर होती है। ठीक है, तो बी सेल्स की प्रोडक्शन और मैचुरेशन कहाँ पे होती है? बोन मैरो के अंदर होती है। लेकिन इसकी कंप्लीट मैचुरेशन बोन मैरो के अंदर नहीं होती। जस्ट मैचुरेशन स्टार्ट होगी बोन मैरो के अंदर बी सेल्स की, लेकिन कंप्लीट मैचुरेशन सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में होती है। और सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में स्प्लीन का अहम रोल होता है बी सेल्स की कंप्लीट मैचुरेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया कि जो बी सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन या डेवलपमेंट बोन मैरो में स्टार्ट होगी, मैचुरेशन भी स्टार्ट कहाँ पे होगी? बोन मैरो के अंदर। लेकिन जो कंप्लीट मैचुरेशन है वो सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में होती है। इसके बाद अगर हम टी लिम्फोसाइट्स को देखें तो जो टी लिम्फोसाइट है उसकी प्रोडक्शन भी कहाँ पे होती है? उसके प्रिकर्सर जो हैं उसकी प्रोडक्शन बोन मैरो के अंदर होती है। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं थाइमोसाइट्स।
साइट्स। तो जब इन थाइमोसाइट्स की प्रोडक्शन होती है बोन मैरो के अंदर, तो ये ब्लड के थ्रू मूव करते हैं थाइमस के अंदर, और यहाँ पे इनकी जो मैचुरेशन है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जो कंप्लीट मैचुरेशन है वो भी कहाँ पे होती है, थाइमस के अंदर ही होती है। तो आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंस पता चल गया कि जो बी सेल्स हैं उनकी मैचुरेशन बोन मैरो के अंदर स्टार्ट होती है, लेकिन कंप्लीट मैचुरेशन सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में होती है। लेकिन जो टी सेल्स होते हैं उनकी प्रिकर्सर्स की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, बोन मैरो के अंदर होती है, लेकिन इनकी मैचुरेशन बोन मैरो के अंदर स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि ये मूव करते हैं थाइमस के अंदर, वहाँ पे इनकी मैचुरेशन स्टार्ट होती है, और कंप्लीट मैचुरेशन भी थाइमस के अंदर ही होती है। तो इसी थाइमस की वजह से इनको हम कहते हैं टी सेल्स, यानी टी से थाइमस और टी से टी सेल्स हो गए। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास ये जो येलो स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं थाइमस। तो ये हमारे हो गए प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स, जो कि हैं बोन मैरो और थाइमस। इसके बाद हम देखते हैं कि सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। तो जो सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हाईली ऑर्गेनाइज्ड लिम्फाइड ऑर्गन्स, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स, ठीक है। और कुछ होते हैं लेस ऑर्गेनाइज्ड लिम्फाइड ऑर्गन्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड जो सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन होते हैं वो कौन से होते हैं। तो ये होते हैं दो ऑर्गन इंपॉर्टेंट जो हैं, जो कि हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं, जो कि कैप्सुलेटेड होते हैं। उनमें एक है स्प्लीन और दूसरा है लिम्फ नोड। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास स्प्लीन है, और यहाँ पे ये जो आप लोगों को नेटवर्क नज़र आ रहा है ग्रीन सा, इसको हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। और इन लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों को ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, एक्चुअली लिम्फ नोड्स हैं। और ये दोनों स्प्लीन और लिम्फ नोड हाईली ऑर्गेनाइज्ड सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन है वहाँ पे क्या होती है, लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन होती है। अब ये एक्टिवेशन किस तरह से होती है, एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि इन टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स का एंटीजन के साथ एक्सपोयर होता है। एंटीजन के साथ जब एक्सपोयर होता है तो क्या होगा, इन टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली इनका काम क्या होता है, स्प्लीन और लिम्फ नोड का या सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन का क्या काम होता है कि ये लिम्फोसाइट्स का एक्सपोयर करवाते हैं एंटीजन के साथ, और वहाँ पे क्या होती है, इनकी एक्टिवेशन हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जो लेस ऑर्गेनाइज्ड होते हैं सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स वो कौन से होते हैं। तो उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं माल्ट म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, यानी कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे भी हमारे म्यूकोजल लाइनिंग होती है वहाँ पे ये लिम्फाइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी लिम्फाइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और इनको फर्दर हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक जो होती है उसको हम कहते हैं नाल्ट, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं बाल्ट, और जो तीसरी कैटेगरी है उसको हम कहते हैं गाल्ट। और ये तीनों ऐसे लिम्फाइड टिश्यू हैं जहाँ पे म्यूकोजल लाइनिंग प्रेजेंट होती हैं। तो नाल्ट से क्या मतलब है, नेजल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, यानी कि जो हमारा नेजल एरिया होता है वहाँ पे जो लिम्फाइड टिश्यू एसोसिएटेड होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, लिम्फ नाल्ट कहेंगे। और इनकी एग्जांपल जो है जैसे कि हो गया टॉन्सिल्स, इसके अलावा लेरिंग्स और फेरिंग्स की जो म्यूकोजल लाइनिंग है वो किस में आ जाएंगी, नाल्ट के अंदर आ जाएंगी। इसके बाद जो बाल्ट है वो क्या होता है एक्चुअली कि जो ब्रोंकियल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू हैं उनको हम कहते हैं बाल्ट, यानी कि जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में म्यूकोजल लाइनिंग होती है वहाँ पे जो लिम्फाइड टिश्यू डेवलप होते हैं उनको हम कहेंगे बाल्ट। और इसके बाद जो थर्ड टाइप है उसको हम कहते हैं गाल्ट। और ये गाल्ट क्या होते हैं, गट एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, यानी कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन में जो म्यूकोजल लाइनिंग है वहाँ पे जो लिम्फाइड टिश्यू होंगे उनको हम कहेंगे गाल्ट। तो ये म्यूकोजल एसोसिएट लिम्फाइड टिश्यू की 3 टाइप्स होती हैं। इसके अलावा जो लेस ऑर्गेनाइज्ड सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन होते हैं उसकी एक और टाइप होती है जिसको हम कहते हैं साल्ट। साल्ट मीन
स्किन एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, यानी कि स्किन की जो डर्मिस एरिया है और एपिडर्मिस एरिया है वहाँ पे जो लिम्फाइड टिश्यू डेवलप होते हैं उनको हम कहते हैं साल्ट। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास है लार्ज इंटेस्टाइन, तो यहाँ पे ये क्या होगा, माल्ट की टाइप है जिसे हम क्या कहते हैं, गाल्ट कहते हैं। जैसे कि ये अपेंडिक्स है, ये भी क्या आएगा, गाल्ट में ही आता है। इसके साथ साथ लार्ज इंटेस्टाइन में जो डिफरेंट जो लिम्फाइड टिश्यू होते हैं इसको ये भी किस में आएंगे, गाल्ट के अंदर आएंगे। और बाल्ट में क्या आता है कि लंग्स, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है वहाँ पे जो लिम्फाइड टिश्यू डेवलप हो जाते हैं वो क्या होंगे, बाल्ट होंगे। और जो यहाँ पे टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है, तो वो किस में आ जाते हैं, नाल्ट के अंदर आ जाते हैं। और जो स्किन का एरिया है जहाँ पे जो कि आउटर जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं स्किन का एपिडर्मिस, ये होती है एपिडर्मिस। और जो नीचे वाला एरिया होता है उसको हम कहते हैं डर्मिस। तो ये किस में आ जाएंगे, साल्ट के अंदर आ जाएंगे। तो इन लिम्फाइड ऑर्गन्स के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, यानी कि हम बोन मैरो के ऊपर अलग से वीडियो होगी, थाइमस के ऊपर अलग से वीडियो होगी, इसके बाद स्प्लीन के ऊपर अलग से होगी। तो ये जितने भी लिम्फाइड ऑर्गन है सब के ऊपर अलग अलग वीडियो होगी। तो जैसे वो वीडियो कंप्लीट होगी उस वीडियो का लिंक आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा या फिर उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि लिम्फाइड ऑर्गन कौन से होते हैं, उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और वो किस तरह से अहम रोल अदा करते हैं लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन, मैचुरेशन और एक्टिवेशन में। अब हम देखेंगे कि ये जो डिफरेंट हमारे पास लिम्फाइड ऑर्गन्स हैं इनके अंदर जो लिम्फोसाइट्स हैं उनकी मूवमेंट किस तरह से होती है, ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंट जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनकी मूवमेंट किस तरह से होती है इन डिफरेंट लिम्फाइड ऑर्गन में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोगों ने लाजमी देखना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इन लिम्फाइड ऑर्गन्स में लिम्फोसाइट्स की मूवमेंट किस तरह से होती है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लिम्फाइड ऑर्गन है, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को। ये हमारे पास प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन हो गया, जैसे ये बोन मैरो है और थाइमस है। इसके बाद ये हमारे पास सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन है, जैसे ये स्किन हो गई। इसके बाद गाल्ट, बाल्ट, स्प्लीन और लिम्फ नोड। और यहाँ पे हमारे पास टिश्यूज़ हैं जहाँ पे क्या हो रहा है, इन कैपिलरीज़ की मदद से इनको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और जो डिफरेंट सप्लाई होती है सेल्स की सप्लाई वो यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर, इन लिम्फाइड ऑर्गन्स के अंदर जो हमारे जो लिम्फोसाइट्स हैं उनकी मूवमेंट किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिम्फ नोड के अंदर टी सेल्स या बी सेल्स की मूवमेंट किस तरह से होती है। तो ये जो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन होते हैं जहाँ पे टी सेल्स या बी सेल्स की प्रोडक्शन हो रही होती है, और इसके बाद ये जो थाइमस है जहाँ पे टी सेल्स की मैचुरेशन होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास टी सेल्स या फिर बी सेल्स होते हैं वो फर्स्ट टाइम लिम्फ नोड के अंदर ब्लड के थ्रू जाते हैं, ठीक है। जैसे आप देखें कि ये जो बोन मैरो है यहाँ से जो बी सेल हैं वो ब्लड के थ्रू मूव करेंगे और लिम्फ नोड के अंदर चले जाएंगे। इसी तरह क्या होगा कि जो यहाँ पे प्रिकर्सर सेल थे टी सेल्स के, जिसे हम कहते हैं थाइमोसाइट्स, वो कहाँ पे जाएंगे, थाइमस में जाएंगे और यहाँ पे क्या होगी, इनकी मैचुरेशन होगी। इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट टाइम ये लिम्फ नोड में ब्लड के थ्रू जाते हैं। और इन लिम्फोसाइट्स के लिए डिफरेंट एरियाज होते हैं इन लिम्फ नोड में। जैसे यहाँ पे ये जो आउटर आप लोगों को कॉर्टेक्स नज़र आ रहा है, ये जो यहाँ पे सर्कुलर एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पे मोस्टली क्या होते हैं, बी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे ये जो आप लोगों को वाइट एरिया नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं पैराकॉर्टेक्स। तो यहाँ पे मोस्टली क्या होते हैं, टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि ये जो सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन है, जैसे कि ये लिम्फ नोड है हमारे पास, इनमें क्या होती है, टी सेल्स या बी सेल्स की क्या हो रही होती है, एक्टिवेशन होती है। और मैंने बताया था कि एक्टिवेशन कब होगी, जब एंटीजन के साथ इनका एक्सपोजर होता है। तो अब हम देखते हैं कि इनका एक्सपोजर किस तरह से होता है टी सेल्स और बी सेल्स का इन लिम्फ नोड के अंदर। तो यहाँ पे एंटीजन का प्रेजेंट होना लाजमी है, तभी क्या होगा, टी सेल्स या जो बी सेल हैं उनकी एक्टिवेशन होती है। तो अब हम देखते हैं कि इनके अंदर एंटीजन किस तरह से मूव करते हैं। तो एंटीजन मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये किस तरह से मूव करेंगे इन लिम्फ नोड में, अब हम वो देखते हैं। अब होता यह है कि यहाँ पे जो टिश्यूज़ होते हैं, यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई जा रही होती है, तो यहाँ पे होता है कि ये जो कैपिलरीज होती हैं यहाँ से कुछ फ्लूइड आउटसाइड मूव कर जाता है, जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इसी तरह इन टिश्यूज़ के अंदर डिफरेंट
एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। मसलन अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा या फिर वायरस प्रेजेंट होगा, या इसके अलावा कोई और एंटीजन भी प्रेजेंट हो सकता है। और इसके साथ साथ इन टिश्यूज़ में डिफरेंट वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि डेंड्रिटिक सेल प्रेजेंट होते हैं या फिर मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, डेंड्रिटिक सेल या मैक्रोफेजेस इन एंटीजन्स को इंगल्फ कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, ये जो डेंड्रिटिक सेल या जो मैक्रोफेजेस हैं या इसके अलावा ये जो एंटीजन हैं वो मूव करते हैं इन लिम्फ नोड की तरफ। अब ये किस तरह से मूव करते हैं, यहाँ पे ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसको लेके जाने के लिए स्पेशल टाइप की वेसल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। और इनको हम एफरेंट वेसल्स भी कहते हैं, एफरेंट वेसल्स कहते हैं। ये जो एफरेंट वेसल होती हैं ये क्या करती हैं, यहाँ पे ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जिसके अंदर डिफरेंट एंटीजन प्रेजेंट हैं या फिर मैक्रोफेजेस या फिर डेंड्रिटिक सेल जिन्होंने एंटीजन को इंगल्फ किया हुआ है, वो क्या करेंगे, मूव करेंगे इधर लिम्फ नोड में। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन बोन मैरो और थाइमस से यहाँ पे टी सेल्स और बी सेल ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो अब क्या होगा, ये जो डेंड्रिटिक सेल और मैक्रोफेजेस हैं वो एंटीजन को रिप्रेजेंट करेंगे टू टी सेल्स। और ये आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो मैक्रोफेजेस या जो डेंड्रिटिक सेल होते हैं वो MSC1 या MSC2 की मदद से टी सेल्स को एंटीजन रिप्रेजेंट करवाएंगे। इसी तरह जो बी सेल होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर होते हैं बी सेल रिसेप्टर, जो क्या करेंगे, जो फ्लूइड के अंदर एंटीजन प्रेजेंट होगा उसको वो डिटेक्ट करते हैं। अगर तो इनका स्पेसिफिक एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो ये टी सेल क्या करेंगे, उनके साथ अटैच हो जाएंगे और इन टी सेल्स की क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन हो जाएगी। तो जैसे ही इन टी सेल्स की यहाँ पे एक्टिवेशन होगी तो यहाँ पे ये प्रोलिफरेट होंगे। और इसी तरह अगर बी सेल्स का भी एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो ये बी सेल्स की भी एक्टिवेशन हो जाएगी और ये यहाँ पे प्रोलिफरेट होंगे। और अगर इनका कोई एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा तो अब क्या होता है, इनकी सर्कुलेशन जारी रहती है। किस तरह से कि अब ये मूव करते हैं थ्रू इफरेंट वेसिकल्स, दोबारा ब्लड में आ जाते हैं। इस सर्कुलेशन को मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे क्या होता है, जो हार्ट है वो क्या कर रहा होता है, ब्लड सप्लाई कर रहा होता है डिफरेंट टिश्यूज़ में। और यहाँ पे ये कैपिलरीज हैं उनसे फ्लूइड आउटसाइड मूव करता है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे जो कैपिलरीज हैं, जो यहाँ पे कैपिलरी शो नहीं की हुई, जस्ट आप इमेजिन करें कि यहाँ पे जो डिफरेंट कैपिलरीज होंगी वहाँ से क्या होगा, फ्लूइड आउटसाइड मूव हो जाएगा। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पे फ्लूइड आउटसाइड मूव होगा। तो अब क्या होगा, मोस्टली जो फ्लूइड है वो दोबारा ब्लड में आ जाता है, ठीक है, और दोबारा से वो सर्कुलेट करता रहेगा ब्लड सिस्टम के अंदर। और जो कुछ फ्लूइड है जैसे मैंने बताया कि वो क्या होगा, इन लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और उनके आगे देखे रास्ते में ये लिम्फ नोड प्रेजेंट है जो कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को शो किया हुआ है। तो इन लिम्फ नोड से क्या होगा, ये आगे जो इसकी स्क्रीनिंग होगी किस तरह से, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बी सेल्स और टी सेल्स यहाँ पे रिजाइड करते हैं। अगर तो इनके अंदर यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड था इसके अंदर से जो एंटीजन और जो मैक्रोफेजेस मूव करके इस लिम्फेटिक सिस्टम में गए हैं, अगर तो यहाँ पे कोई उनका स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट होगा इन टी सेल्स या बी सेल्स का, तो उनकी एक्टिवेशन हो जाएगी इन टी सेल्स और बी सेल्स की। अगर तो इनका एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो ये जो टी सेल्स या जो बी सेल्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे और यहाँ पे जितना भी लिम्फ होता है, ये जो नीचे वाला एरिया है यहाँ से और यहाँ से जितना भी लिम्फ होता है वो इस थोरेसिक डक्ट के अंदर कलेक्ट होता है। और उसके बाद क्या होता है, ये जो थोरेसिक डक्ट होती है वो ये जो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन है इसके अंदर ये एंटर हो जाती है। तो अब क्या होगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे जो लिम्फ नोड के अंदर टी सेल और बी सेल हैं जो कि एक्टिवेट नहीं हुए, वो दोबारा से क्या होंगे, इस ब्लड के अंदर चले जाएंगे थ्रू दिस सबक्लेवियन वेन। और ये जो एरिया होता है लेफ्ट अपर लेफ्ट एरिया, इसका भी जितना होता है लिम्फ वो भी सबक्लेवियन, ये जो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन है इसके अंदर कलेक्ट हो जाता है। लेकिन जो इसका राइट एरिया होता है, ये जो राइट एरिया होता है लिम्फ का, ये राइट हेड और ये जो है राइट आर्म, इसका जितना भी लिम्फ होता है वो इस राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर एम्प्टी होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जितना भी लिम्फ होता है वो दोबारा ब्लड के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से टी सेल्स और बी सेल्स की सर्कुलेशन जारी रहेगी
ब्लड सिस्टम के अंदर और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। मैं दोबारा बता देता हूँ कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि टी सेल्स और बी सेल्स क्या करते हैं कि जब लिम्फ नोड के अंदर होते हैं और इनकी एक्टिवेशन नहीं होती तो ये दोबारा क्या करते हैं, ब्लड के अंदर चले जाते हैं थ्रू दिस सबक्लेवियन वेन। अब क्या होगा, ये ब्लड जो है वो टिश्यूज में जाएगा और वहाँ से क्या होगा, ये टी सेल और बी सेल दोबारा टिश्यूज में आ जाएंगे। अब इन टिश्यूज के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे ये जो लिम्फेटिक वेसल होते हैं वो क्या करते हैं, दोबारा से इसको लिम्फ नोड के अंदर लेके जाएंगी और इस तरह से इनकी मूवमेंट इस तरह से चलती रहेगी। जैसे ही इन्हें कोई स्पेसिफिक एंटीजन मिलेगा तो अब ये टी सेल और बी सेल यहाँ से मूव करना स्टॉप कर देंगे और यहाँ पे इनकी क्या होगी, प्रोलिफरेशन होगी। और फिर क्या होगा, जब ये बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट हो जाएंगे, अब जहाँ पे भी कोई इन्फेक्शन होता है वहाँ ये मूव करेंगे। और ये किस तरह से मूव करते हैं, डिफरेंट कीमोकाइंस रिलीज हो रहे होते हैं। जहाँ पे कोई इन्फेक्शन होता है तो वो उसकी तरफ, उस टिश्यू की तरफ मूव करेंगे और वहाँ पे उस एंटीजन या उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट या उस वायरस के अगेंस्ट कम्बैट करेंगे। तो ये एक जनरल रूट होता है टी सेल्स और बी सेल्स का, जिसमें लिम्फेटिक सिस्टम और हमारा जो ब्लड सिस्टम है वो दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो लिम्फ नोड के अलावा दूसरे सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन होते हैं उनके अंदर टी सेल्स और बी सेल्स की मूवमेंट किस तरह से होती है। तो यहाँ पे इनका रूट थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जहाँ पे जो एंटीजन होते हैं या डिफरेंट जो डेंड्रिटिक सेल या मैक्रोफेजेस होते हैं वो टिश्यूज से इन लिम्फेटिक सिस्टम की मदद से, एफरेंट वेसल्स की मदद से इन लिम्फ नोड में जाते हैं। लेकिन ये जो होते हैं सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन, जैसे स्प्लीन हो गया, बाल्ट हो गया, गाल्ट हो गया और स्किन है, यहाँ पे एफरेंट वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। तो यहाँ पे एंटीजन का एक्सपोजर किस तरह से होता है उसको हम देखेंगे और साथ में देखेंगे कि यहाँ पे टी सेल और बी सेल फर्स्ट टाइम किस तरह से मूव करेंगे। तो इस स्प्लीन के अंदर फर्स्ट टाइम जो इनएक्टिवेटेड टी सेल्स या बी सेल होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं नाइव टी सेल्स या नाइव बी सेल्स, वो ब्लड के थ्रू मूव करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे रिजाइड करेंगे। अगर तो यहाँ पे कोई एंटीजन प्रेजेंट होगा, अब जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि लिम्फ नोड के अंदर एंटीजन इन लिम्फेटिक सिस्टम की मदद से आते हैं, जो कि यहाँ पे टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट एंटीजन या बैक्टीरिया। तो यहाँ पे इस तरह की कोई डायरेक्ट सप्लाई नहीं होती लिम्फेटिक सिस्टम की, जैसे कि यहाँ पे हो रही थी। तो यहाँ पे एंटीजन किस तरह से आएगा, तो होता यह है कि अगर कोई ब्लड के अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट होगा, ब्लड के अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट होगा, उसका एक्सपोजर हो जाएगा टी सेल्स और बी सेल्स के साथ, और यहाँ पे क्या होगा, टी सेल्स और बी सेल्स की एक्टिवेशन हो जाएगी। और ये क्या होगा, यहाँ से बी सेल्स दोबारा ब्लड में आ जाएंगे और इस तरह से ये सर्कुलेट करते रहेंगे। तो स्प्लीन में एक और सिस्टम भी होता है जिसे हम कहते हैं इफरेंट वेसल्स। इफरेंट वेसल्स कौन सी होती हैं, जो स्प्लीन से क्या होती हैं, लिम्फ लेके जाती हैं लिम्फ नोड को। यानी कि यहाँ पे एफरेंट वेसल्स नहीं होती जो कि क्या करती हैं, लिम्फ को लेके आती हैं स्प्लीन में, वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। वो क्या होता है, जस्ट ब्लड ही सप्लाई कर रहा होता है यहाँ पे डिफरेंट टी सेल्स और बी सेल्स की और इसी तरह एंटीजन्स की। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं वो जा सकते हैं स्प्लीन से बाहर लिम्फ नोड में थ्रू इफरेंट वेसल्स। तो अगर फर्ज करें यहाँ पे टी सेल और बी सेल की एक्टिवेशन नहीं हुई तो वो कहाँ पे मूव करेंगे, लिम्फ नोड के अंदर, और दोबारा से वही सर्कुलेशन जो है वो जारी रहेगी कि यहाँ से क्या होगा कि लिम्फ नोड से क्या होगा, दोबारा से ये ब्लड में आएंगे सबक्लेवियन वेन में, और ब्लड से दोबारा स्प्लीन में आ जाएंगे। तो इस तरह से इनकी मूवमेंट भी जारी रहेगी। अगर तो स्प्लीन के अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, टी सेल्स और बी सेल्स का जो स्पेसिफिक रिसेप्टर हैं वो उस एंटीजन को डिटेक्ट करेंगे और इनकी एक्टिवेशन हो जाएगी। इस तरह जो बाल्ट होता है उसके अंदर भी क्या होता है, कोई एफरेंट वेसल्स नहीं होती। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि स्प्लीन के अंदर भी एफरेंट वेसल्स नहीं होती, तो इनको भी क्या होता है, ब्लड के थ्रू टी सेल्स और बी सेल्स प्रोवाइड हो रहे होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे जो टी सेल्स और बी सेल होंगे उनका एंटीजन के साथ एक्सपोजर किस तरह से होता है। तो उसमें होता यह है कि यहाँ पे ये जो एपिथेलियल लेयर होती है, म्यूकोजल लाइनिंग की जो एपिथेलियल लेयर होती है, वहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप के सेल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एम सेल्स। तो ये जो एम सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, इन एंटीजन्स को अलाउ करते हैं इनसाइड मूव करने के लिए, ठीक है। यानी कि जो लेयर होगी एपिथेलियल लेयर, वहाँ से एंटीजन इनसाइड मूव करेगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि ब्लड के अंदर जो एंटीजन प्रेजेंट था वो स्प्लीन के अंदर मूव करता है और टी सेल्स और बी सेल्स की एक्टिवेशन होती है। और इसी तरह जो
टिश्यू के अंदर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं या डेंड्रिटिक सेल प्रेजेंट होते हैं, वो लिम्फेटिक सिस्टम की मदद से मूव करते हैं और लिम्फ नोड में वहाँ पे जो टी सेल्स और बी सेल्स होते हैं उनकी एक्टिवेशन होती है। तो इसी तरह जो बाल्ट है वहाँ पे क्या होता है, एपिथेलियल लाइनिंग जो है वहाँ से जो है एंटीजन इनसाइड मूव करता है और यहाँ पे टी सेल्स और बी सेल्स की क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन होगी। तो जैसे स्प्लीन में हमने देखा था कि इफरेंट वेसल्स होती हैं, तो इसी तरह इनके अंदर भी इफरेंट वेसल्स होती हैं। तो यहाँ से जो टी सेल्स हैं और बी सेल्स हैं वो लिम्फ नोड के अंदर मूव कर सकते हैं और इसी तरह इनकी सर्कुलेशन जारी रहेगी कि दोबारा ये ब्लड में आएंगे और ब्लड से दोबारा इनमें आ सकते हैं। अगर हम देखें गाल्ट, तो गाल्ट में भी वही सिस्टम होता है जैसे कि इसके अंदर होता है कि इसमें भी क्या होगा, ब्लड के थ्रू ही टी सेल्स और बी सेल्स यहाँ पे मूव करेंगे। जस्ट यहाँ पे भी कोई एफरेंट वेसल्स नहीं होंगी और इनमें भी जो एंटीजन की एंट्री होती है वो जैसे यहाँ पे एम सेल्स होते हैं, इस तरह इनमें भी क्या होते हैं, एम सेल्स होते हैं। तो इनमें भी क्या होगा, एंटीजन्स एपिथेलियल लाइनिंग जो है वहाँ से ही एंटर होगा थ्रू एम सेल्स और यहाँ पे अगर उनका स्पेसिफिक एंटीजन मिल जाएगा इनको टी सेल्स और बी सेल्स को, तो उनकी यहाँ पे एक्टिवेशन हो जाती है। और अगर हम देखें साल्ट को, जो स्किन है, तो यहाँ पे टी सेल्स और बी सेल्स इतने ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होते। इसमें होता यह है कि यहाँ पे जो आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस, वहाँ पे मोस्टली लैंगरहैंस सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इस तरह जो डर्मिस एरिया होता है यहाँ पे मोस्टली डेंड्रिटिक सेल प्रेजेंट होते हैं। तो स्किन के अंदर इन लैंगरहैंस और डेंड्रिटिक सेल की सप्लाई किस तरह से होती है, ब्लड के थ्रू ही होती है और यहाँ पे भी क्या होता है, कोई एफरेंट वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, जस्ट इफरेंट वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इनका क्या रोल होता है कि अगर यहाँ पे जो लैंगरहैंस सेल हैं या फिर जो डेंड्रिटिक सेल होते हैं उनका किसी एंटीजन के साथ एक्सपोजर हो जाता है तो वो क्या करते हैं, उस एंटीजन को इंगल्फ कर लेते हैं और ये मूव करते हैं इफरेंट वेसिकल्स के थ्रू इन लिम्फ नोड के अंदर और इन लिम्फ नोड के अंदर जो टी सेल्स होंगे उनको वो एंटीजन प्रेजेंट करेंगे। अगर तो उनके कंपैटिबल होगा एंटीजन तो क्या होगा, टी सेल्स की एक्टिवेशन हो जाएगी। तो इस तरह से डिफरेंट लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर लिम्फोसाइट्स की मूवमेंट होती है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जो फर्स्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं बोन मैरो, उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है और इम्यून सेल्स की डेवलपमेंट में उसका किस तरह से रोल होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।